हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बिजनेस साइकिल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 1 के बारे में, जहां पे हमें डिस्कस करना था इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर चाहिए 9667836333 नंबर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब देखते हैं हमें इकोनॉमिक ग्रोथ में और क्या पढ़ना है, और ये हमारा लेसन नंबर 1 का आखिरी वीडियो होने वाला है जहां पे हम इकोनॉमिक ग्रोथ को खत्म कर देंगे। ठीक है, और उम्मीद है आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस भी जरूर देखी हैं और हमेशा हर एक प्लेलिस्ट की वीडियो को टॉपिक वाइज ही देखा करो। तो आज हम बात करने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जब भी एक कंट्री आगे बढ़ती है तो उसकी वजह से इनइक्वालिटी क्यों क्रिएट होती है, क्या क्या उसके कॉजेज होते हैं और कैसे उसे ठीक कर सकते हैं, और कौन कौन से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो चीज़ होती है। ठीक है, तो आज हम ये समझने वाले हैं, यानी कि हम एक चीज़ समझते हैं कि जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसका इनइक्वालिटी से एक रिलेशन होता है। यानी कि जब भी एक कंट्री या फिर एक इकोनॉमी अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जाती है या फिर डेवलपमेंट की तरफ लेके जाती है तो कहीं ना कहीं उसे इनिशियल स्टेप में, इनिशियल टाइम पीरियड में एक तरह से इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है, और उस इनइक्वालिटी की वजह से बहुत सी दिक्कतें आती हैं। वो सब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पॉवर्टी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है इनइक्वालिटी। क्योंकि इनइक्वालिटी का मतलब ये क्या होता है कि भाई जो ज़्यादातर रिसोर्सेज हैं वो कम लोगों के पास है। यानी कि जैसे मान लेते हैं इंडिया की बात कर लेते हैं, तो इंडिया में ऑलमोस्ट 80 to 90% रिसोर्सेज जो है ना वो 10% लोगों के पास है, और जो बाकी रिसोर्सेज बच गई 10 से 20% के आसपास, उस पर बाकी के लोग जो है ना 90% लोग वो सर्वाइव कर रही है। यानी कि बहुत कम लोगों के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और बहुत कम रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लोगों के पास है, तो जिसकी वजह से कुछ लोगों का सर्वाइवल और कुछ लोगों का जो डेवलपमेंट है वो तो अलग ही लेवल पे है, और बाकी सब लोग कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास बेसिक नीड्स तक फुलफिल करने के लिए पैसा नहीं है, इनकम नहीं है। यानी कि वो जो है ना वो बोलते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान, ये तक भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं। वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम इनइक्वालिटी। तो वाइल परसिस्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, इज गुड फॉर द कंट्री, जो कंट्री के लिए काफी अच्छा है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इज अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। लेकिन इसके साथ साथ जो एक चीज और आती है उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम इनइक्वालिटी, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है किसी भी इकोनॉमी के लिए। इनकम इनइक्वालिटी इज अ रिजल्ट ऑफ अनइक्वल और लैक ऑफ सोशल डिस्ट्रीब्यूशन, इज अ रिजल्ट ऑफ सोशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसका मतलब क्या है कि इनकम इनइक्वालिटी क्यों होती है, क्योंकि वेल्थ का, रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है लोगों के बीच में। यानी कि अगर एक इकोनॉमी ग्रो कर रही है, अगर उसके रिसोर्सेज को इक्वली डिवाइड कर दिया जाए या फिर उसकी वेल्थ को डिवाइड कर दिया जाए सब लोगों के बीच में, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और इक्वल डेवलपमेंट भी हुआ है हर एक पर्सन का। लेकिन दिक्कत क्या, ऐसा होता नहीं है। उसका एक मेजर रीजन भी समझने की कोशिश करते हैं। हम सब जानते हैं कि कोई भी इकोनॉमी जब ग्रोथ करती है फिर ग्रो करती है तो इस बात का मतलब क्या है कि वहाँ पे उसके बिजनेसेस अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। आप देख लेना किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो वेल डेवलप्ड है, इस बात का मतलब ये होता है कि वहाँ पे उनके जो बिजनेसेस हैं, ठीक है, वो काफ़ी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और जब भी कोई बिजनेस आउट परफॉर्म करता है या फिर अच्छा परफॉर्म करता है या फिर स्ट्रॉन्ग बनता है तो कहीं ना कहीं बेनिफिट किसको मिलेगा, उस बिजनेस के लोगों को, जिस परिवार का वो बिजनेस है या फिर जो भी लोग उस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। लेकिन सब लोग तो किसी एक बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होते नहीं है, तो बाकी लोग जो उस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है वो कभी भी उस डेवलपमेंट का, उस ग्रोथ का पार्ट नहीं बन पाते हैं। ये एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीजन होता है ग्रोथ के साथ साथ इनइक्वालिटी का। तो वही चीज हमने यहाँ पे देखी। यहाँ पे कुछ डाटा लिखा हुआ है, डाटा पढ़ते हैं। टॉप इनकम शेयर्स इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ठीक है, एक मिनट रुकना, चलो बात देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है टॉप इनकम शेयर्स इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो ये देखो, साउथ अफ्रीका जीडीपी ग्रोथ रेट 1.9%, शेयर ऑफ 10% 65.4, शेयर ऑफ 1% 19.3,
कितना, देखो 10% तो सबसे ज़्यादा वो ले गए डेवलपमेंट का हिस्सा, मतलब जो 10% का शेयर है वो कितना है 65.4, और 1% का देखो कितना है 19.3%। यानी कि मेजर जो हिस्सा है ना वो सिर्फ उस कंट्री के कुछ लोगों के हाथ में चला जाता है डेवलपमेंट का। वहीं पे हम इंडिया की बात करते हैं तो मान लीजिए जीडीपी ग्रोथ रेट देखो कितना है, आउटस्टैंडिंग है ग्रोथ रेट इंडिया की तो 7.2%, और ये 22-23 का डाटा है। लेकिन जब हम बात करते हैं शेयर ऑफ 10% कितना है 57.7, और शेयर ऑफ 1% 22.6। यहाँ पे भी इनइक्वालिटी बहुत बड़े लेवल पे है। ब्राजील में देखो आप 2.9% ग्रोथ रेट है, 56.8 किसके पास है 10% के पास, और 19.7 किसके पास है शेयर ऑफ 1%। यूएसए की देख लो 1.9% ग्रोथ रेट, 48.3 किसके पास है टॉप 10% के पास है, ठीक है, क्योंकि यूएसए जो है ना एक तरह से हम मान सकते हैं कि बैलेंस्ड वेल डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो रेशियो है 10% के पास क्या है 48.3, और 1% के पास कितना है 20.9। चाइना में देख लो 3% की ग्रोथ रेट जीडीपी में, शेयर ऑफ 10% 43.4, और 15.7 किसके पास है टॉप 1% के पास। फ्रांस में 2.5 34.8, और 12.7 किसके पास है 1% के साथ। यानी कि फ्रांस फिर भी थोड़ा सा देखो तो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे जीडीपी का जो है ना सिर्फ 10% में सिर्फ कितना है 34.8। ऐसे यूके में ये और अच्छा है थोड़ा सा, ठीक है, 4.3% का ग्रोथ रेट, 33.7 10% के पास, 10.2 1% के पास, और बाकी लोगों के पास, ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं क्या होते हैं हमारे यहाँ पे एक डाटा बनता है कि ज़्यादातर जो डेवलपमेंट का या फिर जो इकोनॉमिक ग्रोथ का हिस्सा है वो टॉप के कुछ % लोगों के पास ज़्यादा चला जाता है, और बाकी रेस्ट जो है ना उनको बहुत कम उसमें सर्वाइव करना पड़ता है, बहुत कम ग्रोथ रेट में सर्वाइव करना पड़ता है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम बनती है किसी भी इकोनॉमी के अंदर। अब समझते हैं रीजंस या फिर कॉजेज को, ठीक है। पहला पॉइंट क्या आता है, द लेवल एंड प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि हम किस लेवल पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और मतलब किस लेवल पे और कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो किया जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। क्योंकि हम सब जानते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर हम अलग अलग स्टेप्स लेते हैं, है ना। हम हर एक सेक्टर को, चाहे वो हमारा प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्सरी सेक्टर हो, सबको डेवलप करने की कोशिश करते हैं, यानी कि या फिर टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करके ग्रोथ करने की कोशिश करते हैं। तो वो तरीके जिनके जरिए हम इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं वो बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज़ समझते हैं, जब हम बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की तो बहुत सी कंट्रीज ने इसलिए इतना अच्छा ग्रो कर लिया क्योंकि वहाँ पे उन्होंने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी कर रखी थी। फॉर एग्जांपल जापान की बात कर लेते हैं, चाइना की बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत यूएसए की बात भी कर लेते हैं। तो जब हम इन कंट्रीज़ की बात करते हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करके अपनी डेवलपमेंट की है, टेक्नोलॉजी को बना के अपनी डेवलपमेंट की है, तो ऐसे केस में होता क्या है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा। क्यों? क्योंकि देखो जब भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आती है तो सब लोग उसे सीख नहीं पाते, तो जो लोग उसे सीख लेंगे, जो लोग उसमें इवॉल्व कर लेंगे अपने आप को, वो लोग तो आगे बढ़ जाएंगे, उन लोगों की डेवलपमेंट निश्चित है। लेकिन जो लोग नहीं सीख पाएंगे, जो कि रेशियो बहुत बड़ा है, वो सब क्या रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। इसलिए हम बोलते हैं ना कि आजकल आप जब हम बात करते हैं कि एआई का ज़माना आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी बूम पे चल रहा है, तो जब वो लोग सीख रहे हैं तो लोग अच्छा आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जो लोग नहीं सीख पा रहे हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, वही सेम चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। तो द लेवल एंड प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि हम डेवलपमेंट किस तरीके से कर रहे हैं और किस लेवल पे करना चाह रहे हैं। दूसरा, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की मैंने बात की कि आप या फिर जो कंट्री है वो इकोनॉमी है वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किस लेवल पे कर रही है, यानी कि जहाँ पे टेक्नोलॉजीज काफ़ी अच्छी हैं, ऐसे कुछ लोग जिन्होंने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में पार्ट लिया है वो कहीं ना कहीं किसका पार्ट बनेंगे, अच्छी डेवलपमेंट का, अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ का, यानी कि वो आएंगे स्टार्टिंग के रेशियोज में। लेकिन जिन्होंने डेवलपमेंट नहीं कर रखी टेक्नोलॉजी के लेवल पे, या फिर जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो सब क्या रह जाएंगे, पीछे आ जाएंगे, इकोनॉमी का एक गिरा हुआ पार्ट बन जाएंगे, जो कभी भी डेवलप नहीं कर पा रहा या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर पा रहा। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, राइज ऑफ सोशल पॉलिटिकल अनरेस्ट। एक ध्यान रखना इस चीज का कि जो इनकम इनइक्वालिटी है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अनरेस्ट का पार्ट ही बनता है। और एक चीज यहाँ पे जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे ये भी एक कारण बनता है इनकम इनइक्वालिटी का। ये तो कारण बता दिया मैंने आपको, लेकिन कई बार इनकम इनइक्वालिटी भी कारण बनता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ना कर पाने का, क्योंकि जिन लोगों के पास पैसा है वो तो टेक्नोलॉजी में डेवलप कर लेंगे, लेकिन जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो कहाँ से टेक्नोलॉजी अफोर्ड कर पाएंगे, वो कर ही नहीं पाएंगे। अब समझते हैं राइज ऑफ सोशल पॉलिटिकल अनरेस्ट। कई बार क्या होता है, इनइक्वालिटी की वजह से क्या क्रिएट होती है, गरीबी। और जो गरीबी जब क्रिएट होती है ना तो बहुत सी दिक्कत आती है समाज के अंदर, सोशल लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे। यानी कि जब भी मैं बच्चों से बात करता हूँ तो अब जो है ना 3 तरह के लोग हमारे आसपास रहने लग गए हैं। अगर मैं इनकम जनरेट करने की बात करता हूँ तो आजकल आपने देखा होगा कि इनइक्वालिटी की वजह से, पॉवर्टी की वजह से क्राइम रेट बहुत तेजी से बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो पहले क्या लोग होते थे कि भाई जैसे कि हमारे पेरेंट्स हो गए, फिर बाकी लोग भी होते थे कि वो लोग मेहनती होते थे, तो वो लोग किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटीज करके
भी पैसा कमा लेते थे। फिजिकल एक्टिविटी की भाई जैसे कि हम बहुत बार देखते हैं कुछ लोगों को लेबर का काम करना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है, रिक्शा चलाना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, जिनके जरिए वो पैसा कमा लेते हैं। दूसरा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाईली प्रोफेशनल्स होते हैं, वो अच्छे स्किल्स वगैरह गेन करके अच्छी जगह बैठ के पैसा कमा लेते हैं, ठीक है, यानी कि सर्विस वगैरह प्रोवाइड करके, बाकी और भी अदर सोर्सेज हैं, प्रोफेशनल लेवल पर पैसा कमा लेते हैं। अब आती है थर्ड दिक्कत, इनकी तीसरी जनरेशन, वो क्या हो गई है, तीसरे लोग इस प्रकार के होते हैं जिनसे ना तो मेहनत होती, ठीक है, मतलब ना तो उनसे शरीर की मेहनत होती, ना उनसे दिमाग की मेहनत होती, ना तो वो प्रोफेशनल लेवल पे कुछ कर पाते हैं। वो फिर करते क्या है, वो फिर क्राइम रेट को बढ़ाते हैं, वहाँ से इनकम जनरेट करने की कोशिश करते हैं कि 2 नंबर एक काम करके पैसे को बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें भाई आप चोरी वगैरह ही बोल सकते हो, ड्रग्स वगैरह ही बोल सकते हो, जितनी भी इलीगल चीज़ें हैं सब बोल सकते हो, उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी दिक्कत बनती है हमारे समाज के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट क्रिएट होता है। इसके बाद समझते हैं अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट क्या आता है, फोर्थ पॉइंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन पॉलिटिकल इकोनॉमी, कि पॉलिटिकल इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल क्या है। गवर्नमेंट का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ही तो है जो हर एक सेक्टर का ध्यान रखती है, पॉलिसी बनाती है इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं एग्जाम्पल में, तो 1991 में एलपीजी पॉलिसी आई थी, उससे पहले बिजनेसेस गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, सारी पॉलिसी वगैरह बनाना सब गवर्नमेंट का काम था। तो ज़्यादा चीज़ जो है ना सब क्या थी, गवर्नमेंट के पास थी, जिसकी वजह से जो है ना हमें कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का एक तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ में एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमिक ग्रोथ दिलाने में। तो वो चीज़ यहाँ पे है, तो रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट समझते हैं, वो क्या आता है, क्रेडिट मार्केट्स इम्परफेक्शन। अब समझते हैं क्रेडिट मार्केट इम्परफेक्शन को। अब एक क्रेडिट मार्केट इम्परफेक्शन का मतलब क्या है कि भाई जो क्रेडिट प्रोडक्टिव मार्केट है, या फिर जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट की, तो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी आते हैं, या फिर ऐसी फाइनेंशियल मार्केट्स भी होती है जो काफ़ी क्या होती है, बेकार होती है। बेकार का मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है, जो लोग जो है ना, देखो 2 तरह की फाइनेंशियल मार्केट होती है, और 2 तरीके से क्रेडिट क्रिएशन की जा सकती है। एक होता है बैंकिंग सिस्टम के जरिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से फॉर्मल तरीका, एक होता है इनफॉर्मल तरीका, जहाँ पे बड़े बड़े लैंडर्स आ जाते हैं, जमींदार आ जाते हैं, जो कहीं ना कहीं एक महंगे ब्याज रेटे पैसे को देते हैं। इसका मतलब क्या है कि क्रेडिट मार्केट कैसा है, इम्परफेक्ट है, यानी कि लोग जो है ना वो अपने फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए कुछ भी एक्ट कर रहे हैं, अपनी इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए, अपनी पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, जिससे हो क्या रहा है, वो और ज़्यादा गरीबी में फंसते चले जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले किसान होते क्या थे, पहले किसान जो है वो इन जमींदार वगैरह से लोन लेते थे एक महंगे इंटरेस्ट रेट पे, तो ना तो वो इंटरेस्ट पे कर पाते थे, ना ही प्रिंसिपल अमाउंट, जिसकी वजह से उनकी ज़मीनें भी उनके हाथ से निकल जाती थी, यानी कि जिससे कहीं ना कहीं वो और ज़्यादा गरीब होते चले जाते थे। वही चीज़ होती है कि लोग इनकम इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए और भी रास्ते ढूंढते हैं, और भी फाइनेंशियल मेथड ढूंढते हैं, और धीरे धीरे क्या होते हैं, और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं डेट ट्रैप्स में फंस के। तो वो चीज़ हमारे पास यहाँ पे आती है क्रेडिट मार्केट्स इम्परफेक्शन के अंदर। इसके बाद 6th पॉइंट क्या आता है, लेवल ऑफ सेविंग एज प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी, यानी कि जीडीपी का कितना प्रपोर्शन हम सेविंग के तौर पे, हम सब जानते हैं कि चाहे कंपनी हो, इकोनॉमी हो, या फिर कंट्रीज हो, वो सब कहीं ना कहीं अपने टोटल इनकम का या फिर टोटल प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व में रखती है, या फिर हम जब इंडिविजुअल लेवल पर जब हम इनकम जनरेट करते हैं, अपना कुछ पैसा हम ना सेव करके चलते हैं कि अगर किसी भी तरह की फाइनेंशियल कोई दिक्कत आए तो हम उस पैसे से उसे हैंडल कर सकते हैं। वही सेम चीज़ यहाँ पे है कि हम कितना पैसा अपनी इकोनॉमी का खुद की ग्रोथ पे लगा रहे हैं, या फिर सेव करके रख रहे हैं, जिसको हम अगर किसी भी तरह की फाइनेंशियल दिक्कत आई, कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी आई कंट्री के अंदर, तो उसको यूज़ करके हम उस चीज़ से बच सकते हैं। इसके बाद 7th पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, इनइफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस। अब बात करते हैं इनइफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस की। देखो इनइफेक्टिव इंस्टीट्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या आता है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो अच्छे नहीं होते हैं। जैसे मैंने बात की ना, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छे होते हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन भी हैं जो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी को बढ़ाते चले जाते हैं, जो कि बहुत दिक्कतें करते हैं इनकम के अंदर, और इनकम इनइक्वालिटी को ज़्यादा बढ़ाते चले जाते हैं उसे खत्म करने की बजाय। इसके बाद हमारे पास 8th पॉइंट क्या आता है, हाई फर्टिलिटी रेट। ये एक बहुत बड़ा कोज है गरीबी का, हाई फर्टिलिटी रेट। थोड़ा सा इसको समझते हैं। जब हम बात कर रहे हैं किसकी, हाई फर्टिलिटी रेट की, तो जब हम बात करें हाई फर्टिलिटी रेट की, तो हाई फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है
एक तरह से कि भाई जो अमीर लोग हैं उनके पास तो पैसा ही बहुत ज़्यादा है, और आपने देखा होगा जनरल केस में ना उनके पास जो बच्चे होते हैं वो भी कम होते हैं, तो जिनकी वजह से वो उनकी डेवलपमेंट में ज़्यादा पैसा खर्च कर पाते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं, चाहे आप इंडिया के, मैं रूरल एरियाज की बात कर लूँ, जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे हम तो हमारे 5 वाला सिस्टम चलता है, ठीक है, मतलब हम खुद तो 2 रहेंगे, हमारे 5 हो जाएंगे, वो पता नहीं क्या अलग ही दुनिया में जी रहे होते हैं कि भाई जितने बच्चे होंगे फैमिली में जब वो कमाना शुरू करेंगे वो उतनी ज़्यादा इनकम जनरेट करेंगे। अरे एक लॉजिक वाली बात है, जब तक हम बच्चों के ऊपर या फिर किसी भी पर्सन के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे उसकी पढ़ाई को लेके, उसकी अच्छी एजुकेशन को लेके, तब तक वो एक अच्छी इनकम कैसे जनरेट कर सकता है? तो वो चीज़ तो पॉसिबल है ही नहीं। तो जिस चीज़ का नुकसान क्या होता है, जिस चीज़ का नुकसान ये होता है कि वो जो है ना कभी भी एक अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्ट ले ही नहीं पाते हैं, कि एक अच्छी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्ट नहीं ले पाते हैं। तो ये एक पॉइंट बनता है हाई फर्टिलिटी रेट, जो एक कारण बनता है कहीं ना कहीं इनकम इनइक्वालिटी को और ज़्यादा बढ़ाने का, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया, मतलब इस तरीके से इनकम इनइक्वालिटी कम नहीं होती, उल्टा बढ़ती चली जाती है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो एक फैमिली में कमाने वाले लोग कम हैं और जो डिपेंडेंट्स हैं वो ज़्यादा है, तो उन रिसोर्सेज पे सब लोगों को सर्वाइव करना पड़ रहा है। उन लोगों के पास प्रॉपर डेवलपमेंट करने के लिए पैसा भी नहीं है, ना ही एजुकेशन के लिए प्रॉपर पैसा है, और जब तक वो अपने ऊपर पैसा लगाएंगे नहीं तो भाई जब तक कोई स्किल नहीं होगी तब तक वो पैसा कमा भी नहीं सकते। तो जिस तरीके से क्या होता है कि इनकम जो है ना वो लगातार क्या होती है, इनकम इनक्वालिटी हो जाता है, बढ़ती चली जाती है, कम नहीं होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बनता है हाई फर्टिलिटी रेट। जैसे आज ही हम बात करते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है, यानी कि इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं उन पॉपुलेशंस को खिलाने पिलाने के लिए या फिर उनकी एजुकेशन, उनकी डेवलपमेंट के लिए, है ना। लेकिन जनरली हमने बहुत सी कंट्री ऐसी देखी है, जब चाइना की बात करते हैं वहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स है वो एसेट है। क्यों? क्योंकि उन्हें बचपन से ही सिखाया जाता है, उन्हें बचपन से ही स्किल दी जाती है ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर पाएँ और फ्यूचर में जब भी वो बड़े होंगे तो वो अपना पेट खुद पा सकते हैं, यानी कि किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है हाई फर्टिलिटी रेट। तो ये सब कारण बनते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। अब इसकी बात समझते हैं। एक होता है कन्वर्जेंस टर्म। देखो जब हम बात करते हैं ना कन्वर्जेंस की, तो कन्वर्जेंस का मतलब पता है यहाँ पे क्या होता है? कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि वो प्रोसेस, वो तरीका जिसके जरिए ना एक इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी को कैच करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कन्वर्जेंस का मतलब इज यूज्ड टू डिस्कस द प्रोसेस ऑफ वन इकोनॉमी कैचिंग अप विद द अनदर इकोनॉमी। जब एक इकोनॉमी किसी दूसरी इकोनॉमी को ग्रोथ में या तो उसके साथ चलने की कोशिश करती है या फिर उसे पकड़ने की कोशिश करती है, उसे हराने की कोशिश करती है। जैसे हमने देखा कि बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो दूसरी कंट्री से कंपेयर करके क्या होती हैं, ग्रोथ करती हैं और उनके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में पार्ट भी लेती हैं। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा, उससे पहले एक बार समझ लेते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस को। जब हम बात करते हैं ना एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की, हाइपोथेसिस की, सेज दैट इकोनॉमीज विद इक्वल रेट ऑफ सेविंग। तो ऐसी इकोनॉमीज जहां पे सेविंग का रेट क्या है, बिल्कुल इक्वल है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है, वो भी अच्छी है, एज वेल एज हैविंग एक्सेस टू सेम टेक्नोलॉजी, उनके पास क्या है, टेक्नोलॉजी भी सेम है, जिसकी मैंने बात की भी थी अभी। शुड ऑल रीच द सेम स्टडी स्टेट इनकम। तो कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट भी एक तरीके से कर पा रहे हैं, ठीक है, सेविंग भी एक तरीके से कर पा रहे हैं और ग्रोथ भी एक तरीके से ही अचीव कर पा रहे हैं। इसके बाद अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो इकोनॉमीज विद डिफरेंट रेट्स ऑफ सेविंग, दूसरी इकोनॉमीज जहां पे सेविंग का रेट डिफरेंट है, पॉपुलेशन की ग्रोथ डिफरेंट है, यानी कि और जो इनकम है वो भी डिफरेंट है, तो वो कहीं ना कहीं उनके बीच में लॉन्ग टर्म में ना एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पे और इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम पे। तो ये हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझे। अब एक चीज और समझते हैं, इसमें एग्जांपल ऐसे मान लेते हैं, कई बार क्या होता है कि ना कुछ कंट्रीज जो है ना, हो सकता है कि वो पास्ट में एक बेकार दौर से गुजरी हूं, लेकिन जब वो किसी बेहतर की तरफ, किसी बेहतर कंट्री की तरफ मूव करती हैं, फिर उनकी इकोनॉमी की तरफ बनने की कोशिश करती हैं, तो वो अचीव कर लेते हैं उस गोल को। एग्जांपल लेते हैं जापान का। आप सब लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कि जापान में ना एक अटैक हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी पे, जहां पे जो यूएसए है उसने जापान के ऊपर एटॉमिक बम या फिर न्यूक्लियर बम से हमला कर दिया था, जिसके बाद जापान जो है ना वो बहुत ज्यादा क्या हो चुका था, इकोनॉमिकली डिप्रेशन में आ चुका था। लेकिन उसके बाद भी जापान ने लगातार अपनी टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया, अपनी कंट्री को टेक्नोलॉजी में एडवांस किया, धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करते चला गया अपनी इकोनॉमी के अंदर, जिसकी वजह से क्या हुआ, आज जापान जो है वो क्या है, एक अच्छी इकोनॉमी का पार्ट है और आज भी वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमीज में आता है, जिसमें यूएसए, चाइना और जापान है ना। तो ये हमारे पास क्या बनता है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनता है।
तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक के सारे टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुके हैं। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया कि इनइक्वालिटी कैसे एक पार्ट होती है इनकम इकोनॉमिक ग्रोथ का, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को। चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश हो चुका है। फिर भी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत रहेगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा आने वाली वीडियो में, ठीक है। जिसको जो उतारना है उतार सकते हैं, मैं बोर्ड के सामने से नोट्स के लिए आप इस नंबर पर सबके नोट्स भी ले सकते हो, जिसको जो उतारना है वो उतार लें।